डेटाबेस डिज़ाइन का हम एक्टिविटी देख रहे थे कि हम टेबल्स को कैसे आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशनशिप कैसे लगाएंगे। तो ये मैं आपको चीज़ें बता रहा था कि जैसे ही हम एंटिटीज़ को आपस में लिंक करते हैं तो ये एक रिलेशनशिप की हमारे पास ऑप्शन आती है, डायलॉग बॉक्स आता है, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, कैस्केड अपडेट या कैस्केड डिलीट। तो आगे सारे स्टूडेंट्स। जी सर, आ गए। हाँ जी चलो। तो मेरा ख्याल है एक दो को मिसिंग है, बाकी आ गए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तो मैं आपको बता रहा था कि वन टू मैनी ये कैसे हो गया, क्योंकि एक साइड पे आपके पास प्राइमरी की लगी हुई है, दो एट्रीब्यूट्स जिनको हम आपस में मिला रहे हैं। एक साइड पे लाइक यही प्राइमरी की कहलाएगी, और दूसरी साइड पे जिसके साथ हम इसको लिंक कर रहे हैं ये दूसरी साइड पे सेम, क्योंकि होगा एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि उसने कस्टमर आईडी लिखा है, लेकिन ये CUST ID होना चाहिए था। एरर है, लेकिन मैं क्योंकि असाइनमेंट मैंने ओपन किया जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यही कस्टमर आईडी जब दूसरे टेबल में हम लिंक करवाएंगे तो यहाँ पे ये कस्टमर आईडी जो है इसको हम कहेंगे फॉरेन की। फॉरेन की का क्या काम होता है? दो टेबल्स को आपस में मिलाना। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वहाँ पे ये हम चीज़ें देखेंगे कि फॉरेन की क्या होती है या अदर कीज की टाइप क्या होती हैं। तो आप देखें कि एक साइड पे कस्टमर आईडी जो की एट्रीब्यूट था, इसलिए ये बन गया है वन, लाइक वन टू मैनी। और यहाँ पे क्योंकि कस्टमर आईडी रिपीट हो सकता था, यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, तो जो की एट्रीब्यूट नहीं होगा वो अपनी वैल्यूज को रिपीट कर सकता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रिपीट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे उसने खुद से वन टू मैनी रिलेशनशिप टाइप जो है वो उसने यहाँ पे लगा दी है। अगर मैं इसको क्रिएट करूँ तो आप देख सकते हैं कि दिस इज वन टू मैनी लग गया है। ये क्लियर है क्यों यहाँ पे वन टू मैनी लगा है? यस सर। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ। मैं ऑर्डर्स के टेबल में जाता हूँ और कस्टमर आईडी यहाँ पे पहले तो इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको भी CUSTID करता हूँ जो यहाँ पे है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरी साइड पे मैं एक तो कस्टमर आईडी का यहाँ पे नाम चेंज करूँगा और कस्टमर आईडी को भी मैं की एट्रीब्यूट बना दूंगा। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इनको रिलेशनशिप में पहले मैंने क्योंकि यूज़ किया हुआ है। एक चीज़ तो पहले मैं ये क्लोज कर देता हूँ ताकि ये इन यूज़ का मुझे एरर ना दे। तो कौन सा मेरे पास था, ये वाला कस्टमर का था या कौन सा टेबल था? ऑर्डर्स का था। ऑर्डर्स का टेबल है, इसके मैं अब जाता हूँ डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ CUSTID। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे इसको ये चेंज कर दिया है। अब देखें इसकी यहाँ पे भी नंबर डेटा टाइप है, और कस्टमर टेबल के अंदर ये इसको भी मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू के अंदर जाकर देखूँ तो CUSTID ये भी हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको तो हमने छेड़ना नहीं है, इसको मैं वैसे ही क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, एक तो मैंने कस्टमर आईडी को CUSTID किया है, और दूसरा मैं इसको क्या करूँगा, इसको भी मैं प्राइमरी की बना दूंगा। तो हम एक टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट्स को की एट्रीब्यूट बना सकते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिट की। दो एट्रीब्यूट्स को पहले ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर आईडी जो है वो एक हमारे पास है, लाइक मैं की एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे की का ये आइकन मेरे पास डिज़ाइन के टैब में आ रहा है, या इसको मैं राइट क्लिक करके भी दोनों को प्राइमरी कर सकता हूँ, प्राइमरी की कर सकता हूँ। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे की पे क्लिक किया। अब वो कहते हैं यू कांट चेंज द प्राइमरी की, दिस टेबल इज द प्राइमरी की टेबल इन वन और मोर रिलेशनशिप। तो ये मेरा ख्याल है अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये कस्टमर आईडी जो है
ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में लगा हुआ है, तो वो मुझे कह रहा है कि आप इस टेबल के अंदर इस रिलेशनशिप को लाइक दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इन यूज़ है। तो ये आपको रिलेशनशिप लगाने से पहले करना चाहिए था कि आप इसको भी प्राइमरी की बना देते। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं इसको भी यहाँ पे प्राइमरी की कर दूँ, ये की एट्रीब्यूट बन जाएगा। फिर जब हम वहाँ से रिलेशनशिप लगाएँगे, तो रिलेशनशिप आपके पास क्योंकि ये भी आपका प्राइमरी की बन गया था, तो ये अब रिलेशनशिप आना था आपके पास 1 टू 1, एक कस्टमर, एक ऑर्डर। तो यहाँ पे इस प्राइमरी की जब ये लग जाती, तो इसकी वजह से ये रिपीट इसने भी नहीं होना था यहाँ पे कस्टमर आईडी ने, तो एक कस्टमर एक ऑर्डर कर सकता था। तो ये हमारे पास फिर 1 टू 1 का रिलेशनशिप बन जाना था। तो रिलेशनशिप जो है वो हम ऐसे लगाते हैं कि दो टेबल्स जिनकी हमने रिलेशनशिप आपस में लगाना है, तो हम उनको सिंपली दोनों के अंदर एट्रीब्यूट जैसे यहाँ पे सेम है, सेल्स पर्सन आईडी, यहाँ पे भी सेल्स पर्सन आईडी है, हमने यहाँ से उठा के इसके ऊपर जब ड्रैग किया तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली लग गया है। तो इस रिलेशनशिप को अगर हम दोबारा देखें, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी आएगा आपके पास एक तो ऑप्शन, दूसरा आपके पास है कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट। तो ये भी हमारे टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है कि एक चीज़ जो आपके पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट अगर कर रही है तो ये चाइल्ड में आ सकती है। मीन्स कि आपका कस्टमर आईडी अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 10 अगर आपके मेन टेबल के अंदर होगा तो ही 10 यहाँ पे वर्क कर सकता है। अदरवाइज वो कहेगा कि 10 तो कोई आपका कस्टमर आईडी है ही नहीं। अगर यहाँ पे ना हुआ 10, तो फिर आपको आप यहाँ पे ऑर्डर में एंटर करें 10 नंबर का कस्टमर, करने नहीं वो देगा। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। आपके पेरेंट टेबल में जब तक एक एंट्री नहीं है, आप उसको चाइल्ड में एंटर नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट का ऑप्शन भी है कि जैसे ही आप किसी एक जगह से डेटा को अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली, सपोज मैं पेरेंट टेबल में कस्टमर का नेम या कस्टमर का आईडी चेंज करता हूँ, ऑटोमेटिकली तमाम टेबल्स के अंदर वो कस्टमर का डेटा अपडेट होगा। और कस्टमर किसी एक को अगर आप रिमूव करेंगे तो कैस्केड डिलीट की वजह से, अगर आपने इसको टिक किया हुआ है तो कैस्केड डिलीट की वजह से ये हमारा तमाम डेटा तमाम टेबल्स के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। तो ये जो क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था अभी कि हम उस ईआर डायग्राम को कैसे यूज़ करेंगे, तो वो बेसिकली ईआर डायग्राम बनाने का हमारा मकसद था। ईआर डायग्राम बनाने से पहले ही मैंने आपको बताया था, दिस इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। कि मैं दोबारा बुक की तरफ आपको लेके आता हूँ कि ईआर डायग्राम बनाने का बेसिकली हमारा मकसद है कि हम अपने सिस्टम को लॉजिकली व्यू कर सकते हैं। ये ईआर डायग्राम्स डिफरेंट जो आपके सामने आ रही हैं, इन ईआर डायग्राम्स का मकसद आपका क्या है कि ये पिक्चर देख के आपको पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन या कौन सी एंटिटी किस एंटिटी के साथ रिलेट है, उसका रिलेशनशिप आपस में क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो एक पेपर वर्क हमारे पास है, लेकिन दिस पेपर वर्क इज इम्पॉर्टेंट। इस पेपर वर्क की बेस पे हमें पता लग जाएगा कि हमने कौन से एट्रीब्यूट्स को की रखना है, कौन से डिराइव्ड होंगे, कौन से कंपोजिट होंगे, रिलेशनशिप किस एंटिटी का किसके साथ लग रहा है। तो ईआर डायग्राम इज बेसिकली द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सिस्टम। हम सिस्टम के अंदर काम करने से पहले उस सिस्टम को लॉजिकली ड्रॉ करते हैं, शेप्स की फॉर्म में, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स की फॉर्म में। तो वो उससे हम एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं सिस्टम की, और सिस्टम के एलिमेंट्स जो आपस में लिंक्ड हैं या उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल डायग्राम बिफोर जंपिंग इनटू द रियल वर्किंग एनवायरनमेंट। तो इट हेल्प्स अलॉट। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो या आपको काम का पता है, तो डायरेक्टली आप उस एनवायरनमेंट में जाके टेबल बनाएंगे, काम कर लेंगे। तो इट हेल्प्स कि आपको अगर एक्सपीरियंस है। अदरवाइज ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जब एक कम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो वहाँ पे ईआर डायग्राम लाजमी बनाई जाती है, और ईआर डायग्राम के बगैर आप सिस्टम नहीं बना सकते। दिस इज इम्पॉर्टेंट।
तो ये चीज़ें हमारा लाइक ईआर मॉडल से रिलेटेड चैप्टर भी क्लोज है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? सर मेरा इसमें नहीं है, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है सर। हाँ जी, 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 सर बोले। हमारा ये डीबीएमएस का जो कोर्स है ये कंप्लीट होने को है सर। सर हमारे ना बहुत से जो और कोर्स हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं डेटाबेस पे ना। ठीक है, अब या साहब हमें एसक्यूएल करवा रहे हैं पीएचपी में। तो ठीक है, एसक्यूएल वो हम यहाँ पे भी करेंगे। हमारे जी वही मैं पूछना चाह रहा था कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो थ्योरेटिकल था, हम्म। तो हम प्रैक्टिकल में कब जा रहे हैं? ये मैं क्योंकि इन आपको इन कंसेप्ट को पॉलिश करने के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो साइड पे मैं आपको अगेन एमएस एक्सेस के अंदर चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल वर्क ही है। अभी तक मैंने आपको मेरा ख्याल है टेबल बनाना और टेबल के दरमियान रिलेशनशिप लगाना भी सिखा दिया है, तो दैट इज़ आल्सो प्रैक्टिकल वर्क। ये जो मैं आपको काम दिखा रहा हूँ, अब यही काम अगर आप लैब में करो या आप प्रैक्टिकल अपना करो, तो ये प्रैक्टिकल वर्क ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क एमएस एक्सेस, अब बेसिकली हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल वर्क आपका एमएस एक्सेस के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन्हीं चीज़ों का बहुत आसान प्रैक्टिकल है, अगर आप मुझे कह रहे हैं तो ये मैं आपको सामने शो भी करवा देता हूँ। ये बड़ा आसान एक इंटरफेस है जो हम एमएस एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ से फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल इस टूल से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बोला था कि आप जो मुझे डिमांड कर रहे हो कि डेटाबेस को अगर आप वेब के साथ यूज़ कर रहे हो तो वेब टूल आपको सीखना पड़ेगा। ये हमारा बैकएंड के ऊपर एक एमएस एक्सेस की डेटाबेस, ये हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब आप अज्यूम करें कि कस्टमर की आपके पास ये जो डिटेल है, अभी आपको 10 लोगों की डिटेल नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है 1000 लोग हों या 10,000 लोग हों। इसी तरह ऑर्डर्स हैं, ये आपके आ गए हैं, प्रोडक्ट्स की डिटेल है। तो डेटाबेस यही होती है कि आपके पास बैकएंड के ऊपर टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर डेटा मौजूद होता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है कि आपने अपनी मर्जी का कस्टमर लेना है, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट लेनी है। हम जो किसी भी वेबसाइट पे जाके सपोज हम कहते हैं कि हमें वो मोबाइल फोन्स देखने हैं जिनकी प्राइस 10,000 से ज़्यादा है। ऐसा ही होता है ना, आप किसी को whatmobile.com पे जाएं या किसी और लेकिन वेब। सर वो क्रड बनाना मींस वैल्यू पुट करना, रिट्रीव करना, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हम उस प्रैक्टिकली किस प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट, अभी हम ये चीज़ें सीखेंगे तो प्रोजेक्ट पे जाएंगे ना। अब ये देखो हमें टेबल्स बनाना आ गए हैं, हम जो है वो रिलेशनशिप अब टेबल्स का आपस में लग गया है। बाकी होता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन यहाँ पे एमएस एक्सेस के अंदर एक हमें फैसिलिटी है कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड इसी एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ आपको फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, ये बनाए हुए हैं। ये देखें, ये सिंपल सा फॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है कस्टमर को पुट करने के लिए। ये मेरा ख्याल है एग्जांपल थोड़ी सी मैं कोई और अगर आपको खोल दूं यहाँ से एग्जांपल, तो वो थोड़ी सी बेहतर होगी। बहुत सी असाइनमेंट्स हैं। तो मेरा कहने का सिंपल ये मतलब है कि आपका जो ये फ्रंट एंड है वो इसी एप्लीकेशन के अंदर बन रहा है, लेकिन रूटीन के प्रोजेक्ट्स जो आपके होते हैं उसमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन कुछ और होती है, बैक एंड एप्लीकेशन कुछ और है। बहुत से टूल्स यूज किए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अब आपका एक इंटरफेस है फॉर्म की सूरत में। आप देखें कि ये आपको डेटा एंट्री की फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, ये फॉर्म की शेप में। तो ये भी, ये देखो, ये रूटीन में हम इन्हीं फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो ये एमएस एक्सेस के अंदर ही सर हम वो फॉर्म ड्रा करते हैं। ओडीबी का बता रहे थे वो हाँ जी, वो ओडीबीसी जेडीबीसी बेसिकली कनेक्टिविटी को कहते हैं। डेटाबेस मैंने बताया ना कि एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है और एक बैक एंड एप्लीकेशन होती है। तो दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए हम वो ओडीबीसी जेडीबीसी का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो मेरी पहले भी आपसे डिस्कशन हुई थी कि हम बैक एंड के ऊपर अभी ये डेटाबेस के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जब आप वेब का टूल यूज करोगे तो वेब के अंदर फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपका वो वेब ब्राउजर होगा, जहाँ पे आपने वेब पेज डिजाइन करना है। वेब पेज में क्या होता है, वेब पेज में ये चीजें आपके पास होती हैं कि आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर किया, यहाँ पे अपना अपना लाइक फेयर एंटर किया, ये अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम है, आप बुकिंग सपोज कोई करवा रहे हैं।
तो बुकिंग करवाने के लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन पहले पुट कर देंगे सारी चीज़ें, और जैसे ही आप ये सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, अब क्योंकि हम MS एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा यही फ्रंट एंड है, यही बैक एंड है। जैसे ही इस रिकॉर्ड को मैं सेव करूँगा तो ये मेरे किसी टेबल के अंदर डेटा स्टोर करवा देगा। लेकिन वेब के अंदर क्या होता है कि वेब के अंदर ये मेरा एक वेब पेज है, वेब पेज पे मैंने जैसे ही सेव किया तो बैकएंड पे मेरा सर्वर जो चल रहा होता है, ये रिकॉर्ड मेरा सारा किसी सर्वर में जाके उसके टेबल में स्टोर होता है। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है वेब की और आपके सर्वर की कनेक्टिविटी है, वो आप जो बात कर रहे हो कि JDBC और DBC है, तो दैट इज बेसिकली द कनेक्टिविटी। बैकएंड के ऊपर आपका कोई भी माईसीक्वल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, या ओरेकल कोई भी होगा। तो बहुत से टूल्स हमें यूज करना पड़ते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती हैं। इरफान, आप मेरा ख्याल है सुन रहे हो। चीज़ें जो होती यस हैं, सर। एक टूल सीख के आपको भी काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि एक फील्ड है ये डेटाबेस जो है, ठीक है, यस डेटा DBMS जो है ये एक फील्ड है। जैसे आप अदर आजकल अपना कोई पर्सनल काम या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आपको पता है कि आपको 5-6 चीज़ें आती हैं, वो 5-6 चीज़ें यूज़ करके एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो। इसी तरह ये यस डेटाबेस सर। भी है कि डेटाबेस एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है। एक टूल मैं आपको सिखा रहा हूँ, चीज़ें अभी हम सिंपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि रिलेशनशिप होता क्या है, एंटिटीज क्या होती हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ER मॉडल क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये डेटाबेस ओके हम सर। एक सब्जेक्ट पढ़ के या एक ये अपनी कोर्स आउटलाइन कवर करके हम ये नहीं कह सकते कि वी आर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट्स अ बिग फील्ड। आपको बहुत से टूल्स सीखने पड़ेंगे छोटे छोटे। जैसे आप वेब डिजाइनिंग करते हो ना, आप कहते हो कि आपको CSS आती है, आपको जावास्क्रिप्ट आता है, आपको बूटस्ट्रैप आता है, आपको PHP आती है, फिर जाके आप कहते हो कि आप एक डायनामिक साइट पे वेब साइट बना सकते हो। तो इसी तरह हमारा डेटाबेस का भी कंसेप्ट है कि हमें मल्टीपल टूल्स यूज करके फ्रंट एंड के ऊपर कुछ एप्लीकेशन डिजाइनिंग की आ जाती हैं, या वहाँ पे आपको वेब पेज की लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी, बैकएंड के ऊपर सर्वर है। ये बेसिकली जो हम आज काम कर रहे थे कि हमने रिलेशनशिप लगाया है, या हमने इंटेग्रिटी को एनफोर्स किया है, या डेटा के ऊपर हमने फील्ड प्रॉपर्टीज सेट की हैं, ये बैकएंड की एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हैं। तो अगर आप कहें कि एकदम से आप ये एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ें और आप एक एक्सपर्ट लेवल के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, तो वो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आती हैं, टूल्स आप सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता। हमने सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं कि डेटाबेस एक्चुअल में है क्या, इसका फ़ायदा क्या है। ये एक छोटे लेवल के ऊपर डेटाबेस अभी अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये अगर आपको अंडरस्टैंड होती है तो फिर आप कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर भी जा सकते हो। तो ये मेरा ख्याल, अब जी आपको सर। थोड़ा सा क्लियर हुआ चीज़। यस सर। हाँ जी, आप क्या कहते हो? जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ। मैं इन दूसरे बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ना ये चीज़ें वो प्रैक्टिकली मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। जो बातें आप कर रहे हैं शायद उन्हें ये समझ नहीं आ रही। इशू ये है कि अब हमने सबको एक लेवल पे लेके चलना है। आप अगर खुद से कोई यस पर्सनल काम कर रहे हो या आपने ये चीज़ें गो थ्रू की हैं, तो आपके लिए तो ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रख रही होंगी, आपके लिए आसान होगा। बाकी बच्चे जो है उनको ये भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, व्हाट इज़ लाइक अदर रिलेशनशिप टाइप्स, या हम कैसे चीज़ों को लिंक करवाएंगे। तो बाकी बच्चों को भी हमने साथ लेके चलना है ना। तो ये कोर्स का ओके सर। पैटर्न है, हम HEC का कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहे हैं। हमें तो वो एक डिफाइंड लिमिट्स के अंदर रहना है ना, कि कोर्स अगर आपका ये कवर नहीं होता तो अगला काम आप कैसे कर सकते हो। तो ये हमारा एक ओके सर। लाइक यही कोर्स है। प्रैक्टिकल भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी शो करवाता हूँ कि आपकी चीज़ें आपस में कैसे लिंक हो रही है, डेटा कलेक्ट कैसे हो रहा है, डेटा के ऊपर हम इंटेग्रिटी इन्फोर्स कैसे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें व्यू करवाई हैं, इसमें कोई इनकार वाली बात तो नहीं है कि मैंने नहीं करवाई। यस बाकी सर। ये फॉर्म बनाना या ये रिपोर्ट्स बनी है या क्यूरीज लगाना, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक अभी आ रहे हैं। सर सर हम इस कोर्स में एसक्यूएल को भी कवर करेंगे, हाँ एसक्यूएल जी, लाइव। हमारा ये अगला जो टॉपिक है, ये मैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ बेसिकली जा रहा हूँ।
अभी हम नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक कवर करेंगे और फिर उससे बाद हमारा एसक्यूएल का जो पूरा कोर्स है कि एसक्यूएल क्यूरीज बेसिकली हमारी जो जनरल यस क्यूरीज सर। हैं, फिर हमारी डीडीएल और डीएमएल की क्यूरीज है। अब डेटा हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा हमने ये सारा कलेक्ट कर लिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ यस टेबल्स सर। हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब टेबल्स के अंदर से हमने अपनी मर्जी का डेटा, ये बहुत सी लाइक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बस की टाइप इन्होंने एंटर की हुई है, तो हमने अपनी मर्जी का डेटा कैसे रिट्रीव करना है वो क्यूरी बैकएंड के ऊपर चलती है। तो क्यूरी जो है यस वो सर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो भी आ रहा है, तो क्यूरी को भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो चीज़ें जो हैं वो ठीक है। साथ साथ होती हैं, बाकी आपने हालात को भी सामने रखना है कि किन हालात में हम काम करें। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है तो सर। होपफुली कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं ये काम आपके इंशाल्लाह आएगा। अभी तक हमने जो चीज़ें इंशाल्लाह। क्लियर की हैं ये सारी आपकी काम की हैं, और बाकी भी ऑनवर्ड जो हम चीज़ें अभी पढ़ेंगे वो सारी आपके कोर्स का पार्ट है। मैंने पहले भी बोला है कि ये सारी चीज़ें आपकी रियल लाइफ के अंदर यूज़ हो रही हैं। आपको इंटरव्यू में या कहीं आपका कोई टेस्ट है, क्विज़ेज़ हैं, कहीं पे भी आपको ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। तो मायूस नहीं होना है आपने, बाकी मेहनत आपकी अपनी है। आपको एक ये गाइडलाइन दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है एनवायरनमेंट का, डेटाबेस का, या कोई भी अदर सब्जेक्ट का। तो मेहनत आपकी अपनी होती है। मैंने तो पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा कहा हुआ है कि आपने मेहनत अपने लिए करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड जब भी मेरी आपसे कोई डिस्कशन हुई है तो मैंने तो आपको हमेशा यही बोला है कि ये फील्ड आपकी जो है इसमें आपका 70% इनपुट आपका है। याद है आपको, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बोला ही। यस सर। तो ये फील्ड ऐसी है कि आपने इसमें अपना पर्सनल इनपुट देना है। अब आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड अगर कर ली हैं तो आप छोटा मोटा कोई टूल खुद से आजकल आप फारिग हैं, बहुत से बच्चों के पास टाइम है, तो आप टूल सीखना बहुत आसान है। यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं या इंटरनेट के ऊपर आपके पास लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है। आप वो छोटे छोटे क्लिप देख के सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। इंटरेस्ट की बात है, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना आप फिर वो लर्न करेंगे। अपने लिए आप टाइम निकालें, इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। ठीक है जी, तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है या क्या करें? जैसे आपको दिन करे सर। मेरा दिल अभी नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है सर। ठीक है, तो अब पिछला टॉपिक रहने दें। मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें, तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं उसको। आज के अच्छा लिए इतना ही ठीक है। है आप इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। सर, बच्चे बोलते ही नहीं है क्लास में, आप भी आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो भी सुनना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है कि जब तक आप पूछते नहीं हो आप लर्न नहीं कर सकते। जो ये आपके काफ़ी ज़्यादा बच्चे का हर क्लास में इस तरह होता है कि कुछ बच्चे होते हैं इंटरेक्शन करते हैं, तो जो इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं वो सीखते हैं, और जो गुमसुम रहते हैं बिल्कुल खामोशी से सुनते रहते हैं उनका नॉलेज भी फिर वहाँ तक ही रहता है, लिमिटेड। तो कोशिश किया करें कि पॉजिटिव आप पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर, चीज़ों को सोचें। अपने आप के लिए आप सोचें कि आपने अगर मार्केट में काम करना है, जॉब करनी है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एक प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपने मार्केट में जॉब करनी है। जॉब के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा आपको कहा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल आना ज़रूरी है। डिपेंड करेगा कि कौन सी जॉब है, तो आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है और उस फील्ड के अकॉर्डिंगली आपने उसकी फील्ड डोमेन को सीखना है, उससे रिलेटेड डिफरेंट टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि जो ख़ास तौर पे हमारे लड़के हैं, बॉयज़, आपने तो लाजमी जॉब करनी है, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर कंप्यूटर के अंदर रहते हुए जॉब करनी है तो आपको अपना एफर्ट जो है वो ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी। लड़कियां जो है वो सुन रही हैं लेकिन बोलती नहीं है। इनको भी मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन जब एक वो रिस्पांस नहीं आता है तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता मैं ज़ोर ना लगाऊं। तो जॉब जो है फीमेल्स भी करती हैं। तो अगर आपने जॉब करनी है अपनी फील्ड में, बहुत मुश्किल फील्ड है ये कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
मुझसे अक्सर लोग जब डिस्कस करते हैं तो मैं उनको स्टार्ट में ही कहता हूँ कि ये काफ़ी मुश्किल फील्ड है, इसके अंदर मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। तो लड़कियां जो हैं वो नो डाउट के मार्केट के लिए जॉब में आती हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनकी अपनी मर्जी है कि अगर ये काम करना चाहें ठीक है, ना भी करें तो इनका गुजारा हो जाता है। हाँ जी हबीबा, क्या कहोगे आप? सर कुछ नहीं, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस फील्ड की। हाँ देखिए ना, अभी ये मैं क्लियर आपको वर्ड्स में बता रहा हूँ कि लड़के जो हैं इन्होंने तो जॉब करनी लाजमी है। तो जो फीमेल होती हैं इनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज कह लें, या इनका थोड़ा सा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लाइफस्टाइल थोड़ा सा और है कि लड़कियों के लिए जॉब करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इन फ्यूचर। लड़कियां जो हैं वो लाइक, और सर इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, तो आपके अपने फ़ायदे के लिए अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर जो है वो लाइफ गोज़ ऑन। तो ये समझा सकते हैं आपको, बाकी आपकी अपनी एफर्ट है, मेहनत है, आप करें। अगर अभी भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं चौथे सेमेस्टर में जाके भी, तो फिर कब क्लियर होंगी? सर अभी एक टूल पे काम कर रहे होते हैं तो नया आ जाता है कोई ना कोई। हाँ जी, ये हमारी फील्ड का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी है, हम इसको। सर मैं इसका जवाब देता हूँ सर। हाँ जी। नीचे हम ना उसमें थे, CS में IEEE सोसाइटी है, तो उसमें एक वो आया था, इब्राहिम साहब था शायद उसका नाम। तो वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज IT कंपनीज हैं वो उसके अंडर थी, शायद वो 13,000 थी। तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। वो कहते हैं कि आप ना गलत करते हो, जब आप किसी भी फ्रेमवर्क या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो। हम्म। आप जाओ गूगल पे, टॉप जो ट्रेंडिंग अपकमिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हें सर्च करो। हम्म। क्योंकि जब आप डिग्री करके निकलोगे तो आपको इसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो वो ऑब्सोलीट हो चुकी होगी। ठीक तो है। आपने उनको टारगेट करना है जो आ रही हैं, जो अपकमिंग है। इशू ये है इरफान के, करंटली जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं वो हम सीखेंगे तो ही हमें अपकमिंग में भी इंटरेस्ट होगा ना। अब ये चीज़ें पढ़ना हमारी एक मजबूरी भी है। हम इनको पढ़ेंगे तो हमें अगली चीज़ का पता लगेगा। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल है 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम 2 इयर्स अपनी पीक पे रहती है, उसके बाद उसको कोई चीज़ रिप्लेस कर जाती है या उसका नया वर्जन आ जाएगा, नए फीचर्स आ जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस फील्ड कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। अब आप, मैं अपनी एग्जांपल अगर आपको खुद की एग्जांपल दूं कि हमने भी इस फील्ड के अंदर बहुत काम किया है, लेकिन हम जब काम कर रहे थे टूल्स कुछ और थे। आज जब हम काम कर रहे हैं तो टूल्स टोटली डिफरेंट हो गए हैं। तो हमारी एक लर्निंग पावर है, एक एज का लाइक होता है फैक्टर कि आप एक लिमिट तक होता है कि आप सीखते हैं। उसके बाद आपकी भी वो सिचुएशन हो जाती है कि आप थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाते हो कि हर टाइम भी आपसे सीखा नहीं जाता है। शुरू में तो हमने भी 5-10 साल काफ़ी मेहनत की है कि नया जो टूल आया उसको पकड़ा है, उसको सीखने की कोशिश की है। लेकिन हम कहाँ तक सीखें कि थोड़े अरसे बाद एक नया टूल आ गया, फिर नया टूल आ गया, फिर एंड्रॉयड आ गया, फिर iOS आ गया। अब क्या क्या चीज़ें सीखें, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करना, इस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करना मुश्किल है। अब होता क्या है, मैं रियल लाइफ का आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप जो है मैक्सिमम 10 साल आपने अब पढ़ के इंशाल्लाह जब आप फारिग होते हो, आपने जैसे इरफान ने बोला है कि 2-3 साल आपको लर्निंग में लगेंगे भी, नया मार्केट के ट्रेंड को आपने सीखना, आपने काम करना है। अगर आपने पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हुई हैं तो उसका आपको एडवांटेज होगा। फिर आपने मार्केट में 2-4-5 साल लगाने हैं, मैक्सिमम आप 10 साल तक बहुत अच्छी एफर्ट करोगे। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे फिर आपकी वो मेरे वाली सिचुएशन हो जाएगी कि अब हम कितना सीखें, इतने टूल आ रहे हैं। फिर आप क्या करते हो, आप एक मैनेजेरियल लेवल के ऊपर आ जाते हो। मैनेजेरियल लेवल क्या होता है कि आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस हो जाता है या आप खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। फिर आप फ्रेश बच्चों को अपने साथ अटैच करते हो।
आप उनसे काम करवाते हो, ठीक है। तो मैनेजर का क्या काम होगा कि उसने जस्ट लुक आफ्टर करना है, आपको नॉलेज होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि काम क्या चल रहा है, कैसे करवाना है, तो आप एक मैनेजर बन जाते हो। और न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही होती है वो नए बच्चे सीखते हैं और नए बच्चे काम करते हैं। तो ये हमारी फील्ड के अंदर एक वे ऑफ वर्किंग मेरा ख्याल है। तो हम ऑल द टाइम सीख नहीं सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम एक मैनेजरियल पोस्ट पे आ जाते हैं, खुद का काम खुद का बिजनेस कर लेते हैं। तो ऐसे मेरा ख्याल है हमारा ये सिस्टम चलता है। तो बाकी फील्ड्स आसान है, उसमें एक ही केमिस्ट्री है, एक ही फिजिक्स है, एक ही मैथ है, एक ही फार्मूला है, लेकिन हमारा ये जो फील्ड है इट इज़ टोटली डिफरेंट। लेकिन इसमें आप देखो कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, जो बाकी फील्ड्स में काम होगा। आप ऑनलाइन बैठे बैठे भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, काम कर सकते हो, या मार्केट में हमारी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं वो साथ साथ है। जी हाँ जी, एनीवन। चलिए ठीक है फिर सर। चलें जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।